शहर सो रहा था, लेकिन पुलिस महकमे में हलचल थी। एक खबर ने सबको बेचैन कर दिया। इंस्पेक्टर अविनाश सिंह नहीं रहे। उनकी सरकारी गाड़ी शहर के बाहर खाई में मिली। हादसा या कुछ और? सबूत हादसे की तरफ इशारा कर रहे थे, पर महकमे में अजीब सी खामोशी थी। घर पर मातम था, लेकिन सबकी आंखों में एक ही सवाल, अविनाश सिंह ऐसे कैसे जा सकते हैं? उनकी मशहूर केस डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था। अब यह केस इंस्पेक्टर प्रणव के पास है, सिर्फ एक अधूरी डायरी के साथ। प्रणव ने अविनाश सिंह के स्टडी रूम में कदम रखा। कमरा छोटा, करीने से सजा था। किताबों की अलमारी, दीवार पर पुराने नक्शे और बीच में मेज। डायरी वहीं पर डिढ़ी थी। प्रणव ने दस्ताने पहने और डायरी को उठाया। हर पन्ना किसी कहानी जैसा था। आखिरी हिस्से पर जाकर उसकी नजर रुक गई, जहां से पन्ना फाट ढा गया था। मेज पर एक पुराना फाउंटेन पेन, अधजली सिगरेट और चाय का खाली कप था। अविनाश सिंह सिगरेट नहीं पीते थे, तो फिर ये सिगरेट यहां कैसे आई? प्रणव को अब इन टुकड़ों को जोड़ना था। प्रणव लैब में था। मेज पर माइक्रोस्कोप के नीचे स्याही के धब्बे वाला कागज। रिपोर्ट से पता चला ये खास इंपोर्टेड स्याही थी, जो शहर की कुछ दुकानों पर ही मिलती थी। अविनाश सिंह के लिए ये चुनाव सही था। वो जो लिखते थे, पत्थर की लकीर होता था। प्रणव ने डायरी के पन्ने पर है, अविनाश सिंह उपमाओं और इशारों में लिखते थे। मुजरिमों के लिए अजीब नाम, नदी का मगरमच्छ, शहर का गिद्ध, सफेद पोश दीमक। प्रणव समझ गया, ये कोड किसी बद्ध आदमी की ओर इशारा कर रहा है। स्याही की रिपोर्ट ने उसे नई दिशा दी। उसने उन दुकानों की लिस्ट बनवाई जहां ये स्याही मिलती थी। क्या कोई नाम सफेद पोश दीमक से मेल खाता है? प्रणव को उम्मीद थी, स्याही का रंग उसे सच तक ले जाएगा। सफेद पोश दीमक, ये दो शब्द प्रणव के दिमाग में घूम रहे थे। ये सिर्फ उपमा नहीं, पहचान थी। एक ऐसा दुश्मन जो समाज में इज्जत से रहता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे खोखला कर रहा था। प्रणव ने अविनाश सिंह के पुराने केस की फाइलें निकाली। देखा, अविनाश सिंह हमेशा दुश्मनों की सबसे बड़ी खासियत या कमजोरी को पकड़ नाम देते थे। जैसे एक ड्रग्स तस्कर को नींद का सौदागर लिखा था। प्रणव ने टीम के साथ शहर के बद्दे रसूखदार लोगों की लिस्ट बनाई। नेता, बिल्डर, उद्योगपति, बद्दे अफसर। अब उसे इस लिस्ट में से दीमक को खोजना था। हर नाम के आगे उसकी खासियतें और कमजोरियां लिखी। कौन बाहर से शरीफ, अंदर से काला। डायरी में एक और इशारा था, ये दीमक लकड़ी के पुराने गोदामों में पलता है। शहर में लकड़ी के पुराने गोदाम। प्रणव ने नक्शा निकाला, उन इलाकों पर निशान लगाया जहां पुराने गोदाम या फैक्ट्रियां थी। टीम को आदेश, लैंड रिकॉर्ड्स चेक करो। पिछले सालों में उन जमीनों का मालिक कौन था? क्या खरीद फरोख्त में कोई घपला हुआ? अविनाश सिंह की उपमाएं अब प्रणव के लिए पहेली नहीं, बल्कि नक्शा बन गई थी। सफेद पोश दीमक और लकड़ी के गोदाम, दोनों सुराग एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। अब प्रणव को उस खिलाड़ी का चेहरा देखना था, जो इन उपमाओं के नकाब के पीछे छिपा था। वो जानता था, वो उस चेहरे के बहुत करीब है। प्रणव की जीप शहर के पुराने औद्योगिक इलाके की धूल भरी सड़कों पर दौड़ डाच रही थी। चारों तरफ बंद पड्ढे गोदाम और पुरानी फैक्ट्रियों के खंडहर थे। यही वो इलाका था जिसका जिक्र डायरी में था। लैंड रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट आ चुकी थी। पिछले 5 सालों में इस इलाके की ज्यादातर जमीनें एक ही कंपनी ने खरीदी थी, शाइनिंग होम्स कंस्ट्रक्शन। मालिक था रमेश भल्ला, शहर का जाना माना बिल्डर, समाज सेवी छवि वाला। क्या रमेश भल्ला ही सफेदपोश दीमक था? एक हाथ से दान, दूसरे से जमीनें हड्डा बना। सबूत उसी तरफ इशारा कर रहे थे। प्रणव ने टीम को शाइनिंग होम्स के सारे प्रोजेक्ट्स की जानकारी इकट्ठा करने को कहा। पता चला, रमेश भल्ला इन जमीनों पर लग्जरी टाउनशिप बना रहा था। हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट, सरकारी मंजूरी भी मिल चुकी थी। प्रणव समझ गया, खेल बहुत बद्दा है। इसमें सिर्फ भल्ला नहीं, सरकारी महकमे के भी कुछ बद्दे अफसर शामिल हो सकते हैं। अविनाश सिंह ने इसी गठजोड़ का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी। प्रणव ने एक पुराने गोदाम का ताला तोड़ा। अंदर घुप अंधेरा, टॉर्च की रोशनी में धूल और मकद्दी के जाले।
एक कोने में कुछ पुरानी फाइलें पढ़ी थीं, मजदूरों के रिकॉर्ड, मुआवजे का हिसाब किताब। अचानक एक नाम, सोहन लाल, मुआवजा बाकी, नीचे अविनाश सिंह के हस्ताक्षर। एक नई कड्डी मिल गई थी। सोहन लाल, अब प्रणव के लिए एक नई उम्मीद। पता चला मिल बंद होने के बाद वो पास के गांव में बस गया था। प्रणव ने बिना देर किए गांव की राह पकड़ दी। गांव छोटा और शांत था। प्रणव ने एक बूढ़े से सोहन लाल का घर पूछा। वहां उसकी पत्नी मिली, आंखों में डर और उदासी। प्रणव ने पूछा, सोहन लाल कहाँ है? औरत की आंखों में आंसू आ गए। बताया, कुछ हफ्ते पहले एक रात वो घर नहीं लौटा। अगली सुबह उसकी लाश नहर में मिली। पुलिस ने कहा पैर फिसल गया। प्रणव का माथा ठनका। एक और हादसा, जैसे अविनाश सिंह की मौत, इत्तेफाक नहीं हो सकता था। प्रणव ने पूछा, क्या मौत से पहले सोहन लाल परेशान थे? औरत ने बताया, एक पुलिस वाले साहब आए थे, मजदूरों के हक की बात की थी, कुछ कागज दिए थे, कहा था इन्हें संभाल कर रखना। प्रणव ने वो कागज मांगे। औरत ने एक थैली से मुद्दे तुद्दे कागज निकाले। जमीन के असली दस्तावेज, मजदूरों के अंगूठे के निशान और एक छोटा सा नोट। सोहन, ये सबूत है। मैं कल शहर के सबसे बड्ढे दीमक का नाम अपनी डायरी में लिखने जा रहा हूं। अब सब कुछ साफ हो गया था। प्रणव वापस शहर लौटा। उसके पास अब ऐसा सबूत था जो रमेश भल्ला के नकाब को उतार सकता था। सोहन लाल की मौत अब हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। अविनाश सिंह को भी इसलिए मारा गया क्योंकि वो इस खेल का पर्दाफाश करने वाले थे। प्रणव ने टीम को इकट्ठा किया। अब सिर्फ भल्ला नहीं, उसके पूरे नेटवर्क को पकड़ डालना था। सरकारी अफसर भी शक के घेरे में थे। अधजली सिगरेट की फोरेंसिक रिपोर्ट, उस पर मिले डीएनए का मिलान किसी से नहीं हुआ था। प्रणव को शक था ये डीएनए उसी शख्स का है जो उस रात अविनाश सिंह के कमरे में था। प्रणव ने भल्ला पर नजर रखने के लिए टीम लगा दी। उसकी हर हरकत, हर कॉल पर नजर थी। भल्ला चालाक था, सबूत मिटाने या भागने की कोशिश कर सकता था। प्रणव ने मीडिया में झूठी खबर लीक करवाई। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। केस बंद होने वाला है। ये भल्ला और उसके साथियों को लापरवाह करने की चाल थी। अब इंतजार का खेल शुरू हो चुका था। शिकारी अब खुद को सुरक्षित समझ रहा था, और जब शिकारी लापरवाह होता है तभी वो गलती करता है। डायरी का रहस्य सुलझ चुका था, लेकिन असली क्लाइमेक्स बाकी था। अब सवाल इंसाफ का था। प्रणव की चाल काम कर गई। झूठी खबर फैलते ही भल्ला के खेमे में हलचल शुरू हो गई। भल्ला ने अपने सिक्योरिटी चीफ विक्रम को बुलाया, एक पूर्व फौजी, हर काले काम का राजदार। प्रणव की टीम ने विक्रम पर नजर रखी। उस रात विक्रम किसी से फोन पर कह रहा था, फिक्र मत करो, सब कंट्रोल में है, प्रणव हम तक नहीं पहुंच पाएगा। अगले दिन विक्रम पुलिस हेडक्वार्टर गया, सीधा डीएसपी शर्मा के ऑफिस में। शर्मा अविनाश सिंह के बॉस, जिसने प्रणव को केस सौंपा था। क्या डीएसपी शर्मा भी साजिश में शामिल था? शक की सुई अब उसकी तरफ घूम चुकी थी। प्रणव ने जोखिम उठाया, शर्मा के ऑफिस में रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाया। अब इंतजार था उस बातचीत का जो साजिश की परतें उधेड़ दहा दे। अगली सुबह भल्ला ने शर्मा को फोन किया, आपका इंस्पेक्टर बहुत उछल रहा है, उसे रोकिए। शर्मा, चिंता मत करो, मैंने ही उसे केस दिया है ताकि किसी को शक न हो। भल्ला, उस रात अविनाश को तुमने ही ठिकाने लगाया था ना? शर्मा, हाँ, काम सफाई से हुआ। प्रणव के कानों में यह कबूलनामा हथौड़े की तरह बज रहा था। सबूत प्रणव के हाथ में थे। ऑडियो रिकॉर्डिंग, जमीन के कागज, सोहन लाल की मौत का कनेक्शन। अब बस आखिरी वार करना बाकी था। प्रणव ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, सारे सबूत सामने रखे। कमिश्नर हैरान रह गए। डीएसपी शर्मा गद्दार निकला। तुरंत भल्ला और शर्मा की गिरफ्तारी के आदेश हुए। अधजली सिगरेट पर मिले डीएनए का मिलान शर्मा से हुआ। उस रात अविनाश के कमरे में वही था। भल्ला को ऑफिस से, शर्मा को दफ्तर में हथकड़ियां पहनाई गईं। शर्मा की नजरें प्रणव से मिली। तुमने बहुत बड़ी गलती की। प्रणव, मैं आपको नहीं, अविनाश सिंह को जानता था सर। कोर्ट में केस की फाइलें पेश हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़, गाड़ी के ब्रेक जानबूझकर फेल किए गए थे। ये सोची समझी हत्या थी।
अंत में प्रणव अविनाश सिंह के स्टडी रूम में अकेला खड़े डीछा था। मेज पर वही डायरी। उसने देखा, आखिरी पन्ना खाली था। अविनाश सिंह जानते थे, नाम लिखेंगे तो कातिल उसे फाड़ डच देगा। असली सबूत डायरी नहीं, खुद अविनाश सिंह थे। उनकी लड़ाई, उनका बलिदान, यही इस केस का आखिरी पन्ना था, जिसे कोई नहीं फाड़ डाच सकता था। प्रणव ने डायरी को सलाम किया और बाहर एक नई सुबह उसका इंतजार कर रही थी।